जय सिया राम, हरिओम। नेपाल की बात करने के लिए आया हूँ। 2 दिन पहले 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की सुशीला कार्की हो गई हैं। उन्होंने शपथ ले ली है। जो कुछ बताने वाला हूँ वो कुछ थोड़ा सा अलग है, लेकिन ज़रूरी है। हमारा पड़ोसी देश है और धरती का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था कभी, और हिंदू राष्ट्र वो बने इसके लिए कुछ वहाँ आंदोलन भी हुए। और अभी की तारीख में आज जो कुछ भी नेपाल में हुआ है, बहुत तरीके से लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। ख़ास करके मोदी के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि सुशीला कार्की जी ने मोदी की तारीफ़ की है और लोग और बहुत सारे एंगल्स हैं, उधर मैं नहीं जाता। जो ख़ास बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, अब प्लीज़ थोड़ी देर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए। चैनल को थोड़ा बड़ा कीजिए, जो सच है सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। सुशीला कार्की जो है 1952 बॉर्न है, मतलब कि वो करीब 73 साल की हो गई हैं। लॉ ग्रेजुएट हैं। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी थी 1 साल 2016 से 2017 तक, है ना। 2009 में ही वो जज बनी थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, लेकिन मुद्दे पे जल्दी आ जाऊँगा, कोई लंबा वीडियो नहीं बना रहा। करप्शन, भाई भतीजावाद की ये विरोधी रही है सुशीला कार्की जी, लेकिन ध्यान से सुनिए, हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी की समर्थक कभी नहीं रही। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पे ये चुनी गई हैं, और भी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होएगा उधर तो मुझे नहीं जाना, लेकिन ये चुन ली गई हैं। तो अब थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी हो गई है। ऐसा लगता है कि नेपाल की भावना के साथ ये जो जेन हैं, जो युवक हैं, जो नया जनरेशन है, जो 1997 एंड आफ्टर बॉर्न हैं, कोई भी मतलब 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 साल तक के बच्चे हैं, उनकी भावना के साथ कहीं कुठाराघात हुआ है ना। क्या नेपाल अभी भी दोबारा से तैयार होगा इस तरह के आंदोलन के लिए? ये इसे 2026 तक के लिए चुनी गई है, 6 महीने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री भी चुनी गई हैं। अब आपको बताऊं, 1990 का जन आंदोलन हुआ था राजा महेंद्र के खिलाफ, है ना। वो एक दलीय राजतंत्र के समर्थन के खिलाफ, वो राजा महेंद्र थे वहाँ, और उनके खिलाफ एक पीपुल्स मूवमेंट चला था, जिसकी ये हिस्सा बनी थी सुशीला कार्की, है ना। ये विराटनगर जो जेल है वहाँ वो बंद भी रही थी, इनको जेल की सज़ा मिली थी, और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था कारा। जो कह रहे हैं वो सुनिए, वो क्यों थी जेल में? क्योंकि उन्होंने वहाँ की राजशाही का विरोध किया था। उनको राजतंत्र नहीं चाहिए था नेपाल में, और ये एक पीपुल्स मूवमेंट शुरू हुआ था। इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था दुर्गा प्रसाद सुवेदी। ये नेपाली कांग्रेस के लीडर थे। 1973 में इन्होंने रॉयल नेपाल एयरलाइंस का अपहरण कर लिया था। क्यों अपहरण किया था भाई? क्योंकि ये धन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे राजतंत्र के खिलाफ, आर्म्ड रिवेलियन, शस्त्र संघर्ष कर रहे थे। और इन कहते हैं कि मास्टरमाइंड जो था वो गिरिजा प्रसाद कोइराला जी थे। दुर्गा प्रसाद सुवेदी को भारत में 2 साल की सज़ा मिली थी। उसमें कोई हीरोइन भी थी भारत की, जो जिस जहाज़ को एयरलाइंस को उन्होंने एबडक्ट किया था, हाईजैक किया था, ठीक है। ये कार्की, सुशीला कार्की ने बीएचयू में विवाह किया था, और टिपिकल वामपंथी स्वभाव की हैं, नेचर की हैं, माइंडसेट की रही हैं। लेकिन जो उन्होंने राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, पीपुल्स मूवमेंट में साथ दिया, जेल गई। इनके सो कॉल्ड हस्बैंड दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने हाईजैक किया हवाई जहाज़ को, यहाँ भारत में इनको जेल की सज़ा भी हुई। लोकतंत्र के समर्थक थे ये लोग। 2006 में राजशाही समाप्त कर दी। 2008 में नेपाल गणतंत्र बना, 2008 में नेपाल गणतंत्र मिला, और अब तक इन्होंने जो राजशाही को उखाड़ फेंकने के संघर्ष रचे, उसको इनको रिवॉर्ड मिला। 2009 में ये बन गई जज, लॉ ग्रेजुएट थी। ये जन आंदोलन और राजशाही को ख़त्म करने की सज़ा का इनाम इनको सुशीला कार्की को मिला था। इससे पहले
कार्की जो 2017 तक चीफ जस्टिस रहीं, कभी भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन वाला कोई फैसला नहीं आया इनके कार्यकाल में। ये 2009 से 2017 तक नेपाल की जस्टिस रही, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तक बनी और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में इनका कभी भी कोई जजमेंट नहीं आया। नेपाल के जो जज हैं उनको ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि उनका जो आंदोलन था, जो भले ही वो किक किया हो, एस्केलेट हुआ हो एक छोटी सी बात को सोशल मीडिया के ऐप को लेकर के, लेकिन उनका स्ट्रगल क्या है, नेपाल को क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि राजशाही व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं। में एकमात्र देश क्यों बनेगा सेकुलर? पूरी धरती है उसके लिए, क्या क्या भुगतना पड़ा नेपाल को उसके लिए। तो ये सुशीला कार्की की बात मैं कर रहा हूं। इज नो वन टू थिंक अबाउट द हिंदू राष्ट्र। ये एक ऐसी महिला हैं जो हो सकता है कि ओली से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हों। इन्होंने मोदी की चर्चा की है, मोदी की तारीफ की है, तो मोदी गांधीयन थियोलॉजी फिलॉसफी का आदमी है, पक्का सेकुलर हैं। मोदी को फॉलो करने वाले तो कभी भी हिंदू राष्ट्र के समर्थक हो ही नहीं सकते। में ओली हो, गोली हो, पोलियो, सुशीला जी हो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ 6 महीने के लिए भी हुई है। 6 महीने इज लॉन्ग टाइम। पता नहीं वहाँ का जो जनमानस है किस तरीके से वो हैक किया जाएगा उनके माइंड को। तो ये सुशीला कार्की जी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की घोर विरोधी हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि नेपाल का जो जेड जनरेशन है वो ठगा गया है। उसके ऊपर एक ऐसी स्त्री बैठा दी गई है जिसने पूरी ज़िंदगी हिंदुत्व के विरोध में काटे हैं, और हिंदू स्त्री है, चंदन टीका सिंदूर सब लगाती है, और एक बहुत ही खूंखार कांग्रेसी लीडर था जिसने हवाई जहाज़ तक को एब्डक्ट किया था आर्म्स रिवॉल्यूशन के लिए। आप अतीत भूल के वर्तमान में आएंगे और बेहतर भविष्य की कल्पना करेंगे। नेपाल के जेडजन ठगे गए हैं, उनको सोचना चाहिए। 10 लोग मिल जाओ एक साथ मिल के, 10 पीपल जेडजन के, मेक ए टीम, गो टू मीट द सुशीला कार्की, वो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ 3 सवाल कीजिए, 2 ही कर लीजिए। क्या आप हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं? क्या आप राजशाही वापस लाना चाहती हैं? क्वेश्चन देम, क्वेश्चन हर। आप सवाल करें सुशीला जी से, आपको जवाब मिलेगा तुम बेवकूफ़ हो। ये नेपाल है, यहाँ सेकुलरिज्म है, यहाँ सभी धर्मों वर्णों के लोग रहते हैं, यहाँ मेजोरिटेरियन वैल्यू नहीं चलेगी। दीज आर द थॉट्स सी कैरीज, और वही वो रिवील करेंगी। ये मैं बता रहा हूँ ये बात। वर्तमान में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जिसके केंद्र में मोदी है और विपक्ष में सारे हैं, सारे एक पेज पे हैं। सारे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के दुश्मन हैं। नोबडी वांट्स ए हिंदू राष्ट्र इन इंडिया, सो दे विल ऑल सपोर्ट टू सुशीला कार्की इन नेपाल। कार्की टूल किट का हिस्सा है। इसे नेपाल में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए भारत के मोदी से लेकर सारे विपक्ष का साथ मिलेगा। जो भारत में रहने वाले हिंदू और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं की राय आस्था विश्वास से बिल्कुल अलग है। योगी जी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो नेपाल में इतना उठापटक हुआ है, जेडजेन ने आंदोलन किए हैं, सत्ता पलट हुई है, तो योगी जी ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वहाँ राजशाही बहाल हो और हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। इसीलिए नहीं दिया है कि वो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी हैं, और मोदी का जो माइंडसेट है, जो फिलॉसफी है, जो गांधीयन थियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, वो हिंदू राष्ट्र का तो हरगिज नहीं है। योगी जी नाथ संप्रदाय से हैं, और नाथ संप्रदाय के गुरु मत्स्येंद्र नाथ नेपाल के मूल निवासी थे, उनके ही अनुयायी हैं वो योगी जी। नाथ संप्रदाय के गुरु मत्स्येंद्र नाथ को आदि गुरु मानता है नेपाल। मान्यता है कि गोरखनाथ के गोरक्षपीठ सिंहाचल मृगस्थली जो पशुपतिनाथ मंदिर के पास है, वहाँ से उनको आशीर्वाद मिला था गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को, और वहीं से एक नाथ संप्रदाय जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था की भी मजबूत आधार है की शुरुआत है, उसी के
अगली पीढ़ी में आते हैं योगी जी, जो कि एक वस्तुतः अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपने गोरक्षनाथ पीठ के मठाधीश होने से ही वो नेपाल में उनको गुरु का दर्जा प्राप्त है। ये जानकारी नहीं है, फैक्ट है कि 2015 में योगी आदित्यनाथ गए थे नेपाल, काठमांडू। भारत में मोदी की सरकार आ चुकी थी, लेकिन वो महज एक एमपी ही थे। वहाँ गए थे और उन्होंने ये वकालत की थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसकी वकालत उन्होंने की थी। और आपको एक बात और बता दूं, जो शाह वंश है, जो 2008 तक शासन में थे, वो भी खुद को गोरखपंथी मानते हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ रैलियां हुई, उसमें कई रैलियों में योगी जी के पोस्टर भी लगे थे। सुशीला कार्की जो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं, वो वहाँ के जेडजन के लिए, हिंदू राष्ट्र की भावना के लिए, राजतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए ब्लॉट हो सकती हैं। उनसे संभव ही नहीं है, वो ऐसा सोच ही नहीं सकती। जेडजन को ये धोखा मिला है, ये फ्रॉड है। अगर ये आंदोलन के पीछे की भावना नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की थी, राजशाही को वापस लाने की थी, तो सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना इस सारे मंसूबे को धराशायी करता है, ख़त्म करता है। नेपाल की जनता देखे, सुने, सोचे, लीडर पैदा करे, जेडजन की भावनाओं का आदर करे। जय सिया राम, हरिओम।